चलो ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A गिव्स B, ठीक है। अब अभी 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 हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो A है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और जो B है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो हम एक तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब यहाँ पे दो चीजें और हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। एक हम इससे डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, ठीक है। प्रोडक्ट अपीयर होता है और रिएक्टेंट्स डिसअपियर होते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, क्योंकि A एक रिएक्टेंट है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, प्रोडक्ट्स बनते हैं तो B इज अ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे ROA ऑफ B, ठीक है। अब देखो रेट का तो फॉर्मूला सेम है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो डिसअपियरेंस की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सही, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, हमें पता है फाइनल कंसंट्रेशन कम आएगी और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पे एक माइनस साइन जरूर लगाना है। हर एक रिएक्टेंट के लिए आप क्या लगाओगे, माइनस साइन। प्रोडक्ट में पॉजिटिव अपने आप ही आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब अगर इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ठीक है, जो हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूम की, अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, हम ऐसा करते हैं यहाँ A लिख लेते हैं, डेल्टा CA कर देते हैं, और यहाँ पे B को हम ऐसा कर लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, तो यहाँ CB कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा CB, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो माइनस डेल्टा CA अपॉन डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि हम रिएक्टेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और अगर हम यही रेट प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो वहां क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखें, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या लिखा अभी अभी हमने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और वो किसके बराबर है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ध्यान से सुनना, जहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, उस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, विदाउट। अब इसको और ज्यादा जनरलाइज करते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला फ्रेम करते हैं जो हम किसी भी न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं, चाहे वहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए लिया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है या रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया। चीज एक ही है, रेट को पढ़ रहे हैं, डिसअपियरेंस है तो रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं और माइनस साथ में आ जाएगा, अपीयरेंस है तो प्लस रहेगा और प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी, ठीक है। अब एक जनरलाइज कर देते हैं इन सबको। देखो मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन हम ले लेते हैं N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स N3 मोल्स ऑफ C प्लस N4 मोल्स ऑफ D, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सही, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अगर ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है तो क्या आप मुझे बता सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सही, माइनस लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट की बात चल रही है, और रेट का फॉर्मूला तो हमें पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये तो रिएक्टेंट्स थे तो इसलिए हमने डिसअपियरेंस लिखा, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके बराबर होगा,
अपीयरेंस के लिए हम किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट्स की, सी और डी की। तो बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही, प्लस आएगा पहले तो, क्योंकि प्रोडक्ट्स की बात आ गई है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंजिंग टाइम, सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी ये किसके बराबर होगा? प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। गुड आउट। तो फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये तो हमारा तरीका हो गया कि हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा। कभी भी इन तीनों चीजों को कंफ्यूज मत करना। एक है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एक है रेट ऑफ अपीयरेंस, और एक है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। डिसअपीयरेंस में हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं और इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स होते हैं। अपीयरेंस में हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में तो हम पूरी रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान से सुनना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा? रेसिप्रोकल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 1/n1 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये किसके बराबर होगा? 1 बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और ये किसके बराबर होगा? देखो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेसिप्रोकेट करते चलो बस, 1/n3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये किसके बराबर होगा? 1/n4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। बहुत आसान है, देखो आपको क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेसिप्रोकेट कर देना है इनटू, अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका था? ए का। ए एक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये किसके बराबर होगा? 1/n2। n2 किसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था? बी का। बी एक रिएक्टेंट है तो इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और ये किसके बराबर होगा? 1/n3। n3 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है एक प्रोडक्ट सी का, तो सी के लिए तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सिमिलरली फॉर डी। अभी अभी हमने इन सबके फॉर्मूलाज बनाए हैं तो फॉर्मूलाज पुट कर देते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, which is equal to 1/n2 into change in concentration of B upon change in time. This is also equal to 1/n3 into change in concentration of C upon change in time, which is equal to 1/n4 into change in concentration of D upon change in time. कोई डाउट? समझ आ गया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है देखने में, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपल सा काम क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकेट कर रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को, और जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिवर्स किया है, जैसे ए का किया तो इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, और अगर सी का किया है तो इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, कोई डाउट? डिसअपीयरेंस है तो नेगेटिव साथ में लगाना है, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कंसंट्रेशन फाइनल जो है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू इनिशियल। तो उस नेगेटिव जो कंसंट्रेशन में है, चेंज इन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने बाहर एक नेगेटिव लगा दिया, और ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट के लिए ये रेट डिफाइन किया जा रहा है। कोई डाउट? ठीक है, चलो, अगर ये बेसिक सा समझ आ गया है तो इसके ऊपर आप एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर ही। अच्छा देखो, पहला न्यूमेरिकल आपके लिए, आपको एक रिएक्शन गिवन है। ठीक है, रिएक्शन है H2O2 कन्वर्ट्स इनटू H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, कोई रिएक्शन गिवन है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 changes from 0.5 to 0.05 मोलर, 0.5 से 0.05 मोलर इन 15 seconds. Calculate first part, rate of reaction. Second part, rate of appearance of O2. देखो, अगर इस केस की बात की जाए, जो कंसंट्रेशन है आपको दे रखी है H2O2 की, ये चेंज कर रही है फ्रॉम
0.5 to 0.05। तो H2O2 एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और रिएक्शन आपको बैलेंस्ड गिवन है, ठीक है। बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब H2O2 एक रिएक्टेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 कितना होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन टाइम टेकन। अब बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.05, तो माइनस 0.05, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.5, तो ये तो हो गया हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम कितना लगा 15 सेकेंड्स। तो बताओ ये कितना आ गया, बिल्कुल सही 0.45 अपॉन 15, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.03, कोई डाउट, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। अब देखो अभी अभी हमने एक इक्वेशन बनाई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं ना गिवन रिएक्शन, चाहे वो H2O2 है, चाहे वो H2O है, चाहे वो O2 है। कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन इज 1 बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 by 1 into rate of disappearance of H2O2, this is also equal to, अब यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 by 1 into rate of appearance of H2O, this is also equal to reciprocal of स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मतलब 1 divided by 1 by 2, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 by 2 और ये प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 मैं निकाल चुका हूं, ठीक है, ये चीज मैं निकाल चुका हूं। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को रिलेट कर दूं तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आएगा 1 by 1 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना था 0.03, तो ये कितना आ गया 0.03 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 भी निकालना है, तो मैं इन दोनों को रिलेट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो देखो इन दोनों को अगर हम रिलेट करते हैं तो क्या है 1 by 1 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 by 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 है वो किसके बराबर आएगा 1 by 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 तो भी अभी निकाला कितना 0.03, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0.015 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। विदाउट, समझ आया। तो क्वेश्चंस बहुत आसान हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ के करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी में करोगे तो गलती कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान मिलेंगे इस चैप्टर के, बस जल्दी नहीं करनी है। कहाँ प्लस लगना है कहाँ माइनस लगना है वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू यील्ड निट्रिल फ्लोराइड, ठीक है। आपको रिएक्शन गिवन है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ F2, ठीक है। तो हमें तो पता है रेट ऑफ, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखते हो, देखो 1 बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो अगर NO2 की बात करें तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 1 by 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू F2 की अगर हम बात करें तो 1 by 1 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ F2, दिस इज इक्वल टू 1 by 2, 2 क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, और क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2F, ठीक है। अब अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस पुट करें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 क्या आएगा, देखो क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना पड़ेगा, इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम।
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1, क्योंकि फ्लोरीन भी एक रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना पड़ेगा। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाना क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2F अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ rate of decomposition या rate of disappearance of NO2, rate of disappearance of F2 and that of rate of appearance of NO2F। ठीक है, कोई डाउट? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पहले लिख दो, -1/2 इंटू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज इक्वल टू 1/1 -1/1 इंटू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ F2 अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2F अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो कई बुक्स में ना चेंज इन कंसेंट्रेशन को कैसे लिखा है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2, तो कई बुक्स में आपको मिलेगा NO2F मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज इन कंसेंट्रेशन है वो क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। थोड़ा सा शॉर्ट रहे इसलिए हम इस तरह से इस चीज को लिख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इक्वेशंस काफी लंबी जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स इन अ क्लोज वेसल। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज 0.075, ठीक है। तो देखो आपको दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, ये कितना दे रखा है 0.075, और यूनिट्स का थोड़ा ध्यान में रखना, मोल, यहाँ मोल इनवर्स नहीं है, ये मोल आएगा, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और कैलकुलेट। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, इसका मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या पूछा है आपसे, हाँ बिल्कुल सही, देखो यहाँ पे कोई स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो लगाया नहीं है, तो सिंपल डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी लिखा है और वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है, y एक प्रोडक्ट है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y, ये पूछा है। सिमिलरली जो डेल्टा z बाय डेल्टा टी है, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। तो इसके लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, फिर वहां से सब कुछ इक्वेट हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आएगा, देखो 1/3 इंटू rate of disappearance of x, this is equal to 1/2 into rate of appearance of y, this is equal to 1/1 into rate of appearance of z, ठीक है। तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको दे रखा था 0.075, this is equal to half into rate of appearance of y। तो अगर हम सॉल्व करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ y अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, ये किसके बराबर आ गया 0.05, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसा करते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, यहां से इन दोनों को, ताकि ये आ जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, ठीक है। तो 1/3 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमें दे रखा था 0.075, दिस इज इक्वल टू 1/1 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। तो मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, या फिर हम इसको कह सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ z मतलब डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, ये किसके बराबर आ जाएगा 0.225, ठीक है। यूनिट्स क्या रहेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दोनों के यूनिट्स क्या रहेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, आपको रिएक्शन गिवन है, द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33, आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना आएगा, अगर हम चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालें
तो ये कितना आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब 2.08 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी थी 2.33, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन आपके पास आ गया -0.25, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें चेंज इन टाइम से या टाइम टेकन से, तो इसको डिवाइड कर दिया टाइम टेकन से, टाइम टेकन है 184 मिनट्स, ठीक है। और इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। तो माइनस भी लगा देते हैं इसके आगे, तो इस तरह से। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास 0.00135, लेकिन इसके यूनिट्स क्या आएंगे देखो, मोलैरिटी मतलब मोल्स पर लीटर, और जो टाइम है हमने वो मिनट्स में लिया है, तो मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन, अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो हम पूरा अपना इक्वेशन लिखते हैं पहले, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/4 इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। और मुझे O2 के बारे में ना तो पूछा है ना गिवन है, तो मैं उसको लिखता ही नहीं हूँ। अगर लिखना है तो वो ये हो जाएगा 1/1 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज हाफ ऑफ, और ये हम पहले निकाल चुके हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस 0.00135, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00067, और यूनिट्स क्या रहेंगे, मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आवर्स में और सेकंड्स में भी निकालना है। एक बार आप ऐसा करो, यहाँ पे जो टाइम है 184 मिनट्स, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड्स में, इंटू 60, तो जो आपकी वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, सेकंड इनवर्स में आ जाएगी। एक बार आप इसी तरह से यहाँ पे जो टाइम है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, आवर्स में, तो जो आपकी वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, आवर्स में। तो तीनों पार्ट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि वीडियो आगे देख लेनी और ये क्वेश्चन यहीं रह जाए, नहीं, आपको इस वीडियो को पॉज करना है, पहले इसको सॉल्व करो फिर अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और ये जो रेट, इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमने निकाला 0.00135, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर लो और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आ जाएगा। विदाउट, समझ आ गया है, ठीक है। तो ये इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ ली है रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, और साथ में ही हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। माइनस क्यों आता है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि माइनस क्यों लगाते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिलेट करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस से, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगली बार हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन और फिर वहां से एक नया रेट का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसके नोट्स बनाओ, आपको असाइनमेंट दे दी गई है, उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में डाउट्स लेते हैं, ठीक है।